Hello everyone and welcome back to my channel. So this is part 8 of chapter number 2, right, of class 11th financial market management. So the topic for today is corporate actions. Corporate actions का मतलब होता है वो decisions जिसका बहुत impact होता है security के price पे, right? तो जब भी कंपनी कोई अनाउंस करती है कॉर्पोरेट एक्शन, उसका मेजर इम्पैक्ट पड़ता है नंबर ऑफ शेयर्स के ऊपर, ठीक है, एंड इट में ऑल्सो चेंज द फेस वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी। तो बहुत सारे तरह के कॉर्पोरेट एक्शंस होते हैं जो हम अभी आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन से कॉर्पोरेट एक्शंस हैं। तो वो डिसीजंस है जो अगर कंपनी लेती है तो इनका इम्पैक्ट पड़ता है स्पेसिफिकली दो चीज़ों के ऊपर, ऑन द नंबर ऑफ द शेयर्स एंड ऑल्सो ऑन द प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी, राइट। सो व्हाट इज मेंट बाय डिविडेंड? तो जो एग्जांपल्स अगर आपको आते हैं कि कॉर्पोरेट एक्शन के एग्जांपल्स क्या है, तो फर्स्ट वन इज डिविडेंड्स, सेकंड स्टॉक स्प्लिट्स, इसके बारे में हम अभी सारा पढ़ेंगे वन बाय वन, राइट इश्यूज, बोनस इश्यूज, ये सारे जो है कॉर्पोरेट एक्शन है, राइट। नाउ डिविडेंड, व्हाट इज मेंट बाय डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी? तो जो भी रिटर्न्स कोई भी इन्वेस्टर है वो जब इक्विटी में इन्वेस्ट करता है तो ही गेट्स रिटर्न, और रिटर्न जो है वो दो फॉर्म में होता है। फर्स्ट इज इन द फॉर्म ऑफ ग्रोथ इन द वैल्यू ऑफ द शेयर। ग्रोथ इन द वैल्यू ऑफ द शेयर का मतलब कि जो शेयर का मार्केट प्राइस है वो इंक्रीज जब भी होता है तो इट इज अ काइंड ऑफ रिटर्न जो इन्वेस्टर्स को मिलता है। सेकेंड फॉर्म में, ये फर्स्ट फॉर्म है मार्केट प्राइस वाला, सेकेंड है डिविडेंड। अब डिविडेंड क्या है? डिविडेंड जो भी जब भी कंपनी प्रॉफिट्स अर्न करती है तो इट डिस्ट्रीब्यूट पार्ट ऑफ द प्रॉफिट, पार्ट ऑफ द अर्निंग्स टू द शेयर होल्डर्स ट्वाइस अ ईयर, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ फाइनल डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड। तो कंपनी जो है जब भी उसको प्रॉफिट्स होते हैं तो वो प्रॉफिट शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करती है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, एंड डिविडेंड जो है इट इज अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द शेयर होल्डर, राइट। नाउ व्हाट इज मेंट बाय डिविडेंड यील्ड? तो इसको, इसका जो फॉर्मूला है बेटा डिविडेंड यील्ड का, मैं इधर लिख देती हूँ। इट इज पास्ट ईयर डिविडेंड डिवाइडेड बाय द करंट शेयर या स्टॉक प्राइस। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए शेयर प्राइस कितना है 360, और एनुअल डिविडेंड जो कंपनी दे रही है वो है ₹10। तो डिविडेंड यील्ड कितना होगा? डिविडेंड को, डिविडेंड डिवाइडेड बाय शेयर प्राइस, सो इट इज 2.77%। सो डिविडेंड यील्ड क्या बताता है? इट टेल्स द रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स, बिटवीन द करंट प्राइस ऑफ द स्टॉक एंड between the dividend paid by the company, right? Then comes what is stock split? Yes, ये भी एक corporate action है। Stock split is a corporate action, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि कंपनी जो स्प्लिट कर देती है एग्जिस्टिंग शेयर्स को, डिवाइड कर देती है। जैसे मैं अगर आपको नॉर्मल एग्जांपल दूं, राइट, अगर आपके पास 100 रुपीज का नोट है तो आप क्या करते हो, इसको अगर स्प्लिट करते हैं, मतलब स्टॉक स्प्लिट से एक चीज होती है सबसे पहले कि इट इंक्रीजेस द नंबर ऑफ द शेयर्स। दो चीजें आपको याद रखनी है, इट इंक्रीजेस द नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं, बट जो फेस वैल्यू है या प्राइस है शेयर का, शेयर प्राइस लिख देती हूँ, इट डिक्रीजेस, वो कम हो जाता है। देखो जैसे अगर आपके पास 100 रुपीज का नोट है, ठीक है, तो आप क्या करते हो, इट इज सेम एज दैट ऑफ 2 50 रुपीज नोट। आप दो 50 रुपए के नोट ले लो, ठीक है, ₹50, और इसके दो नोट्स है, या ₹100 वन नोट है, तो बात तो एक ही हो गई।
ठीक है, 50 के 2 नोट है वो भी इट इज इक्वल टू ₹100, और 100 का एक नोट है दैट इज ऑल्सो 100। तो इसी तरह कंपनी भी क्या करती है, शेयर्स को, स्टॉक को स्प्लिट कर देती है। इससे जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो तो इंक्रीज हो जाते हैं, लेकिन शेयर प्राइस जो है वो डिक्रीज हो जाता है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन या वैल्यू ऑफ द शेयर्स जो है वो इट रिमेन्स द सेम। ठीक है, मैं अभी एक एग्जांपल के थ्रू अभी आपको बता देती हूँ कि कैसे होता है। तो मेन आपको इसमें यही चीज याद रखनी है, इसको हाईलाइट कर देते हैं। ये डेफिनेशन आपको लिखनी है, इट स्प्लिट्स द एग्जिस्टिंग शेयर्स ऑफ अ पर्टिकुलर फेस वैल्यू इनटू स्मॉलर डिनोमिनेशन। जैसे मैंने 100 रुपीज को स्मॉलर डिनोमिनेशन में डिवाइड किया 50 रुपीज में, कि नंबर ऑफ शेयर्स तो बढ़ गए, अब पहले एक नोट था अब 2 नोट हो गए, लेकिन मार्केट कैपिटलाइजेशन और द वैल्यू ऑफ द शेयर्स हेल्ड बाय द इन्वेस्टर रिमेन्स द सेम। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब कि आप 50 के 2 नोट लो या 100 का एक नोट लो, उसका मतलब एक ही बात है रुपी। फिर कंपनी ऐसा क्यों करती है, उसका रीजन मैं अभी बाद में बताऊंगी, पहले इस प्रोसेस को एक बार समझ लेते हैं। देखिए, जैसे 2 for 1 स्प्लिट, इसका मतलब क्या है 2 for 1 स्प्लिट, कि पहले जिस भी शेयर होल्डर के पास एक शेयर था, अब एक की जगह उसके पास 2 शेयर्स होंगे, इसका मतलब ये होता है 2 for 1। नाउ जस्ट लुक हियर कि स्प्लिट से पहले क्या था, नंबर ऑफ शेयर्स 100 थे, शेयर प्राइस 40 था, ठीक है, और मार्केट कैपिटलाइजेशन 4000 हो गई। वो कैसे होता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन का आपको फॉर्मूला पता है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू शेयर प्राइस। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं बेटा 100, शेयर प्राइस कितना है 40, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गई आपकी 4000। अब कंपनी क्या कर रही है, एक की जगह 2 शेयर्स, एक शेयर को 2 में स्प्लिट कर रही है, राइट। सो इट बेसिकली मीन्स कि मार्केट कैपिटलाइजेशन तो सेम ही रहेगी, जो पहले भी देखो 4000 था, अभी भी स्प्लिट के बाद 4000 ही है, लेकिन 40 रुपीज का जो शेयर प्राइस था, ठीक है ना, वो अब 20 हो गया। ये नया शेयर प्राइस कैसे निकालते हैं, जो भी स्प्लिट रेशो है, स्प्लिट रेशो क्या है 2:1, तो आप ओल्ड शेयर प्राइस को डिवाइड करोगे 2:1 से, तो दैट इज 40 डिवाइडेड बाय 2, तो ये नया शेयर प्राइस आपका आ जाएगा। आई एम रिपीटिंग, नया शेयर प्राइस कैसे आता है, जो ओल्ड शेयर प्राइस है, लिख लीजिए आप, उसको हम डिवाइड करेंगे स्प्लिट रेशो से, ठीक है, तो आपका ये नया शेयर प्राइस आ गया। अब नंबर ऑफ शेयर्स कैसे आपके आ गए, कि पहले 100 थे और अब 200 हो गए हैं, राइट। सो क्योंकि पहले एक शेयर था जिस भी शेयर होल्डर के पास, अब एक की जगह उसके पास 2 शेयर्स होंगे, राइट। सो अगर आप इसको, इसकी वैल्यू भी कैसे निकालनी है, जैसे 4000 मार्केट कैपिटलाइजेशन है, तो उसको अगर हम शेयर प्राइस से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाते हैं 200। तो दिस इज प्री स्प्लिट एंड पोस्ट स्प्लिट, राइट। तो ये भी देखिए, इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ, नया स्टॉक प्राइस निकालने के लिए डिवाइड द प्रीवियस स्टॉक प्राइस बाय द स्प्लिट रेशो, ये जो मैंने आपको अभी बताया, राइट। ओके, देन अब कंपनी स्प्लिट क्यों करती है, उसके 2 रीजंस हैं। देखिए, पहले शेयर प्राइस कितना था, पहले शेयर प्राइस 40 था, अब कई शेयर होल्डर्स को ये प्राइस बहुत ज़्यादा लगता है, और दे आर नॉट हैविंग सो मच फंड्स कि वो ये शेयर्स खरीद पाए, क्योंकि उनको बहुत महंगा लग रहा है। लेकिन जब शेयर प्राइस 40 की जगह 20 हो जाता है, ठीक है, कंपनी ने शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ा दी, लेकिन शेयर प्राइस उसकी वजह से कम हो गया, तो अब शेयर होल्डर के लिए काफी अफोर्डेबल हो जाता है, वो शेयर्स खरीद सकता है। तो पहला रीजन तो यही है कि इसलिए कंपनी स्टॉक को स्प्लिट करती है, सो दैट इट बिकम्स अट्रैक्टिव फॉर द इन्वेस्टर, और वो कंपनी में इन्वेस्ट करें। तो यहाँ मैं इसका रीजन हाईलाइट कर देती हूँ, splitting the stock brings the share price to a more attractive level, ठीक है, एंड इट बिकम्स अफोर्डेबल ऑल्सो।
और सेकेंड रीजन क्या है कि इट में ऑल्सो इंक्रीज द लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्यों? क्योंकि बहुत सारे अब ये स्टॉक प्राइस क्योंकि कम हो गया है, अफोर्डेबल हो गया है, बहुत सारे इन्वेस्टर इसको खरीद सकते हैं, तो इससे लिक्विडिटी जो है बढ़ जाती है। नाउ व्हाट इज स्टॉक कंसोलिडेशन? ये स्टॉक स्प्लिट का बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस है। स्टॉक स्प्लिट में क्या होता था, नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज होते थे, यहाँ पे जितने भी प्रेजेंट शेयर्स है उनको कंबाइन कर लिया जाता है एंड इसकी वजह से क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो कम हो जाते हैं। ठीक है, सो जैसे पहले किसी भी शेयर होल्डर के पास 3 शेयर्स थे, उसको कंबाइन करके एक ही शेयर कर दिया, रिवर्स है। वहां पे क्या था, वन को स्टॉक स्प्लिट में वन अगर किसी के पास था तो उसके पास अब 2 शेयर्स होंगे, लेकिन यहाँ पे स्टॉक कंसोलिडेशन में अगर किसी के पास 2 थे तो उसकी जगह कंबाइन करके उसको एक ही शेयर दे दिया जाता है। ये रिवर्स है बिल्कुल स्टॉक स्प्लिट का। नाउ व्हाट इज बाय बैक ऑफ शेयर्स? बाय बैक ऑफ शेयर्स का मतलब है कि कंपनी अपने ही शेयर्स खुद ही खरीद लेती है बाकी इन्वेस्टर से फ्रॉम द मार्केट। सो इसको भी अंडरलाइन कर लेते हैं, कंपनी अपने शेयर्स खुद ही खरीदती है बाकी इन्वेस्टर से। और कंपनी ये बायबैक तभी कर सकती है अपने शेयर्स अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जो हैं, ठीक है, फ्रॉम कंपनी कैन बाय बैक द शेयर्स फ्रॉम होम, फ्रॉम द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑन अ प्रोपोर्शनेट बेसिस। ठीक है, ओपन मार्केट से भी खरीद सकती है थ्रू स्टॉक एक्सचेंज, शेयर होल्डर्स से भी खरीद सकती है जिनके पास ऑड लॉट शेयर्स है। नाउ इंडेक्स, ये तो हम कर ही चुके हैं। निफ्टी 50 इंडेक्स क्या है? ये एक तरह से निफ्टी 50 इंडेक्स एक बैरोमीटर है, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज का। ठीक है, यहाँ पे 50 स्टॉक इंडेक्स, बड़ी बड़ी जो बहुत इन्फ्लुएंशियल, बड़ी ही इस्टेब्लिश कंपनीज हैं, उनके इंडेक्स जो हैं निफ्टी 50 में, निफ्टी 50 इंडेक्स में वो सारी कंपनीज के स्टॉक के प्राइजेस होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए, इट रिफ्लेक्ट एक्यूरेटली द मार्केट मूवमेंट ऑफ इंडियन मार्केट एंड यहाँ पे सम ऑफ द लार्जेस्ट स्टॉक्स विच आर ट्रेडेड ऑन द एनएससी। तो निफ्टी 50 इंडेक्स में बेसिकली वो सारी सबसे बड़े बड़े जो स्टॉक्स है वो यहाँ पे ट्रेड किए जाते हैं। 50 कंपनीज की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके स्टॉक यहाँ पे ट्रेड किए जाते हैं। नाउ कम्स क्लियरिंग एंड सेटलमेंट एंड रीड्रेसिंग। सो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन क्या है? ये एक भी स्टॉक एक्सचेंज का ही पार्ट है। ये 3 फंक्शंस परफॉर्म करती है बेटा क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। कौन कौन से 3 फंक्शंस परफॉर्म करती है? एक, इट क्लियर एंड सेटल ऑल द ट्रांजेक्शन, सारे ट्रांजेक्शन्स को सेटल करती है। सेटल करने का मतलब क्या है कि जिसने भी शेयर्स खरीदे हैं वो उसकी पेमेंट करेगा, और ठीक है, जिसने भी शेयर्स सेल किए हैं वो उन शेयर्स की डिलीवरी भी करेगा। तो इट फर्स्ट है, इट क्लियर्स एंड सेटल ऑल ट्रांजेक्शंस, राइट। सेकंड क्या है पॉइंट? इट प्रोवाइड फाइनेंशियल गारंटी फॉर ऑल द ट्रांजेक्शंस। तो गारंटी भी देती है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन फॉर ऑल द ट्रांजेक्शन जो एक्सचेंज के थ्रू हुई है। थर्ड फंक्शन क्या है? इट प्रोवाइड रिस्क मैनेजमेंट फंक्शंस, राइट। तो ये भी आ जाता है फुल फॉर्म ऑफ NSCCL, दैट इज नेशनल सिक्योरिटीज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। ये एक तरह से सब्सिडरी है NSE की और ये क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का रोल परफॉर्म करती है। नाउ व्हाट इज रोलिंग सेटलमेंट? रोलिंग सेटलमेंट का मतलब है कि जो भी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं जिस भी टी डे में, हम बोलते हैं लेट कि मंडे को अगर हम टी डे बोलते हैं, ट्रांजेक्शन डे, टी का मतलब होता है ट्रांजेक्शन डे। अगर मंडे को कोई भी ट्रांजेक्शन हुई है, किसी ने शेयर्स खरीदे हैं, किसी ने बेचे हैं, ठीक है, तो सेटलमेंट हो जानी चाहिए इस ट्रांजेक्शन की ऑन T+2 डेज, यानी मंडे को आपका टी डे था तो T+2 हो गया आपका वेडनेसडे। ठीक है, मंडे हो गया, देन 2 मीन्स ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे, तो वेडनेसडे तक ट्रांजेक्शन की सेटलमेंट हो जानी चाहिए। जिसने भी शेयर्स बेचे हैं, ठीक है, वो शेयर्स को ट्रांसफर करेगा, डिलीवरी करेगा, और जिसने भी शेयर्स को खरीदा है वो उन शेयर्स की पेमेंट करेगा।
नाउ व्हाट इज पे इन एंड पे आउट डे? पे इन डे देखिए ये स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है, इसी के थ्रू डीलिंग होती है। यहाँ बायर है जो सिक्योरिटीज को खरीद रहा है और यहाँ पे सेलर है जो सिक्योरिटीज सेल कर रहा है। तो पे इन डे में क्या होता है कि जो सिक्योरिटीज है, सेलर जो है वो सिक्योरिटीज दे देता है स्टॉक एक्सचेंज को, और बायर क्या है वो क्या दे देगा स्टॉक एक्सचेंज को? फंड्स दे देगा फॉर द सिक्योरिटी ही हैज परचेज्ड। तो पे इन डे वो डे है जहाँ पे सेलर जो है स्टॉक एक्सचेंज को सिक्योरिटी दे देता है और बायर जो है वो फंड्स स्टॉक एक्सचेंज को दे देता है क्योंकि उसने सिक्योरिटीज खरीदी है। बट नाउ व्हाट इज पे आउट डे? इसी से ऐसे ही समझा देती हूँ मैं, ठीक है। पे आउट डे में अब ऐसे ही इसी तरह स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है, अब सिक्योरिटीज दे देता है बायर को जो उसके पास आई थी सेलर से, और फंड्स ट्रांसफर कर देता है सेलर को। सो दैट इज पे आउट डे। व्हाट इज ऑक्शन? कई बार क्या होता है कि सेलर जो है वो स्टॉक एक्सचेंज को, ठीक है, नहीं ट्रांसफर करता सिक्योरिटीज। सो नॉन डिलीवरी ऑफ सिक्योरिटीज बाय द ट्रेडिंग मेंबर। अब पे इन डे में क्या था, सेलर जो था, ठीक है, वो सिक्योरिटीज ट्रांसफर कर रहा था स्टॉक एक्सचेंज को, बट कई बार ऐसा भी होता है कि सेलर सिक्योरिटीज ट्रांसफर नहीं करता स्टॉक एक्सचेंज को, इट मे बी एनी रीजन। तो फिर अब बायर को कैसे स्टॉक एक्सचेंज पे आउट डे में सिक्योरिटीज देगा? तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द स्टॉक एक्सचेंज। तो तब उस केस में स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है, सिक्योरिटीज जो है दे आर पुट अप फॉर ऑक्शन बाय द एक्सचेंज, ठीक है। तो स्टॉक एक्सचेंज किसी और बायर से सिक्योरिटीज खरीदता है, ठीक है, किसी और से सिक्योरिटी खरीदता है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है, ऑक्शन लगाता है, ऑक्शन, ठीक है, इट पुट्स ऑक्शन, और किसी और सेलर से, ये वाला सेलर था जिसने स्टॉक एक्सचेंज को सिक्योरिटी देनी थी, उसने तो दी नहीं। अब स्टॉक एक्सचेंज फिर बायर को कैसे देगा, वो ऑक्शन लगाएगा किसी और मेंबर से, किसी और सेलर से स्टॉक एक्सचेंज जो है वो सिक्योरिटीज खरीदता है, फिर बायर को वो सिक्योरिटीज ट्रांसफर करता है ताकि ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाए। नाउ व्हाट इज बैड डिलीवरी? पहले क्या होता था, बैड डिलीवरी अभी इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन जब फिजिकल फॉर्म में सिक्योरिटीज़ होती थी तो उस समय बैड डिलीवरी होती थी कि हो सकता था कि सिक्योरिटीज़ जब डिलीवर हो रही हैं वो डैमेज्ड हो, उसमें सिग्नेचर ना हो, लेकिन अब तो इलेक्ट्रॉनिकली होता है तो ये कॉन्सेप्ट इतना ऑब्सोलीट हो चुका है। सो what is book closure, record date? This I'm going to continue in the next video. Till then, stay tuned to my channel.